महेश एक बहुत गरीब आदमी था। उसके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और एक लड़का। दिनेश की पत्नी सुरेखा घर में पापड़ बनाने का काम करती थी और महेश गली गली जाकर पापड़ बेचता था। एक दिन सुरेखा बोली, सुनो जी, हमारे 3 बच्चे हैं। आपके पापड़ बेचने के काम से घर नहीं चल पाता। जितना कमाते हो रोज घर में खर्च हो जाता है। इस तरह तो बच्चों के भविष्य के लिए कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। आप कुछ और काम क्यों नहीं करते जिसमें मेहनत कम हो और आमदनी ज्यादा हो? सुरेखा, पूरे दिन गलियों में घूमता हूँ, जब जाके कहीं 100-200 रुपए कमाता हूँ। तुम ही बताओ और क्या करूँ? एक दिन सुरेखा पापड़ बना रही थी। छोटी बेटी लिल्ली ने छोटा सा पापड़ बनाने की जिद करी। उसके जिद पर सुरेखा ने छोटे छोटे पापड़ बेल दिए। फिर लिल्ली ने उन्हें तलने के लिए कहा। सुरेखा ने अपनी बड़ी बेटी आरती से कहा, आरती, मैं पापड़ बना रही हूँ, तू इसे तलकर दे दे। आरती ने जब वो पापड़ तले तो वो पानी पूरी की तरह फूल गए। लिल्ली ने खुशी से चलते हुए आई और बोली, मम्मी देखो पानी पूरी, मुझे पानी भी चाहिए, मुझे पानी पूरी खाना है। सुरेखा ने उसका मन रखने के लिए घर के कुछ मसाले उसे पानी में मिलाकर दे दिए, जिससे वो खुश हो गई और पानी पूरी खाने लगी। सुरेखा उसको देखकर सोचने लगी, क्यों ना मैं घर में पानी पूरी बनाऊं और ये बाजार जाकर ठेला लगा ले। इससे उन्हें गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी चाट पकौड़ियों पर भी भीड़ रहती है और पानी पूरी तो सबकी पसंद होती है, पर कुछ दिन पहले ये सब सीखना पड़ेगा। सुरेखा ने ये बात महेश से कही। महेश को भी ये काम सही लगा। उन्होंने कई तरह के पानी बनाना सीखे और पानी पूरी बनाना कोई ज्यादा मुश्किल का काम भी नहीं था। महेश ने पहले दिन पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसकी खूब बिक्री हुई। सुरेखा देखो, आज हमारी 700 रुपए की बिक्री हुई है। पानी पूरी खत्म हो गए, नहीं तो और ज्यादा बिक्री होती। एक काम करते हैं, कल और ज्यादा बनाएंगे। आरती भी थोड़ी मदद कर देगी। सुरेखा ने कहा, मैं और आरती मिलकर कल और ज्यादा पानी पूरी बनाएंगे। इसी तरह महेश की खूब आमदनी होने लगी। महेश का एक बहुत अच्छा दोस्त था, सुरेश। वो अक्सर महेश के पास आकर ठहर जाता था। महेश के हाथ में धड़ाधड़ पैसे आते देख उसे भी लालच आने लगा और वो बोला, अरे वाह महेश, तेरे तो दिन बदल गए। तेरा पानी पूरी का काम तो चांदी काट रहा है भाई। हाँ सुरेश, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। सब मेरी पानी पूरी की तारीफ करते हैं। मेरे पास पानी पूरी खाने के लिए दूर दूर से आने लगे हैं लोग। यार, पैसों की किल्लत से मेरे घर में रोज लड़ाई होती है। क्या ये काम तो मुझे भी बता सकता है? महेश बहुत सीधा था। उसने दोस्त को परेशान देखकर उसे पानी पूरी बनाने के सारे तरीके बता दिए। फिर 2-4 दिन बाद सुरेश ने महेश से कुछ ही दूरी पर पानी पूरी का ठेला लगा लिया। सुरेखा बोली, कितने बुद्धू हो आप ये नहीं समझ सके कि वो आपकी रोजी रोटी छीन लेगा। मुझे लगा कि वो परेशान है, मैं मदद कर दूं तो उसका भी काम बन जाएगा, पर मुझे क्या पता था वो मेरे पास ही ठेला लगाएगा। आप उनसे मना करो, नहीं तो मैं कहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। अगले दिन, देख सुरेश, तेरे यहाँ पानी पूरी बेचने से मेरे काम पर फर्क पड़ रहा है। तू कहीं और ठेला लगा ले। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ये सड़क किसी एक की नहीं है, यहाँ कोई भी ठेला लगा सकता है। महेश की बिक्री अब भी बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए उसे उसके वहां रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वे चुपचाप अपना काम करने लगा। अरे वाह भाई वाह। पानी पूरी तो बस महेश की अच्छी लगती है, इसकी तरह साथ कहीं नहीं। एक वो सुरेश है, पता नहीं कितनी बकवास पानी पूरी बनाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ शादी है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? क्यों नहीं भाई, मैं जरूर करूँगा।
मुझे काम की जरूरत भी है। उसके बाद सगाई, शादी, जन्मदिन और दूसरे समारोह के ऑर्डर भी आने लगे। सुरेश को उस पे दिन पे दिन जलन होने लगी। वो अपने पास आए हुए ग्राहकों को उसकी पानी पूरी की खराबियों को बताता, लेकिन फिर भी ग्राहक महेश के पास ही जाते थे। सुरेश ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा करूं इसकी पानी पूरी खराब हो जाए और इसकी बिक्री बंद हो जाए। उसकी लालच ने उसे दोस्त से दुश्मन बना दिया था। उसने नजर बसते ही दिनेश के पानी में पेट खराब होने की दवाई मिला दी। सब लोग बहुत शौक से पानी पूरी खा रहे थे, कुछ कह रहे थे। मन तो करता है खाते ही रहूं। अब तो ऐसी आदत हो गई है, जिस दिन यहाँ पानी पूरी ना खाऊं तो लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। अगले दिन जिसने भी पानी पूरी खाए थे वो सब उल्टी आने से परेशान हो गए। सुरेश से पता पूछते हुए वो महेश के घर आ गए। अरे महेश, ये महेश बाहर आ। हाँ, हमें ये बताओ कि कल तुमने पानी में क्या मिलाया था जो सबको ही उल्टी हो गए। भाइयों, आप लोग कितने समय से पानी पूरी खा रहे हो? कभी ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है कि कोई मसाला मैंने एक्सपायरी डेट का डाल दिया हो। आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, माफी चाहता हूँ। ये बात तो ठीक कह रहे हो महेश, तुम अच्छे आदमी हो, कभी कुछ मिलावट नहीं करोगे। शायद मसाले में ही गड़बड़ होगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। सुनो जी, मैंने सारे मसाले चेक कर लिए हैं, किसी की भी डेट एक्सपायर नहीं है। फिर ये सब कैसे हुआ? हो सकता है कुछ गलती हुई हो। वो लोग भी तो झूठ थोड़ी कह रहे होंगे। उनकी शक्ल बता रही थी तबीयत खराब हुई है। कहीं सुरेश ने तो कुछ नहीं किया? आप ठेला छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? हाँ, याद आया, मैं कुछ देर के लिए बर्फ लेने चला गया था। अगले दिन भी सुरेश ने चालाकी से उसके पानी में वो दवा मिला दी। उस दिन भी सभी पानी पूरी खाने वालों को उल्टियां होने लग गए। सुरेखा बोली, सुनो जी, आप कल भी कुछ समय के लिए ठेले से हट जाना। कल पता करते हैं कि ये सब किसने किया है। सुरेखा थाने गई और पुलिस को सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलकर मिलावट करने वालों को पकड़ने में मेरी मदद करो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर और सुरेखा एक दुकान के पीछे छिपकर देखने लगे। सुरेश, मैं बर्फ लेने जा रहा हूँ, जरा इधर भी देख लेना। हाँ हाँ जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। उसे इसी मौके का इंतजार था। महेश के जाते ही उसने दवाई निकाली और पानी पूरी के पानी में मिला दी और वो बोला, अब देखना महेश, तेरा काम चौपट, और अब तेरे हिस्से की बिक्री भी और मैं करने लगूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कि इंस्पेक्टर और सुरेखा दोनों उसके पीछे खड़े थे। उन्हें देखते ही सुरेश डर गया और बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सुरेश, वो सब इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब जेल जाने की तैयारी करो। महेश भी वहाँ आ गया था। नहीं भाभी, महेश भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि इसका काम बंद करके मैं रातों रात इसकी तरह अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जानते हो सुरेश, तुम्हारी इस लालच की वजह से उन लोगों की जान भी जा सकती थी। रिपोर्ट सुरेखा ने की है, वो जैसा चाहेगी वैसा होगा। सुरेश के आंखों में से आंसू आ गए। वो महेश के पैरों पे गिरकर माफी मांगने लगा। बस बस एक मौका दे दे महेश, मैं हमेशा ईमानदारी से कमाऊंगा। अगर मैं जेल चला गया, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। सुरेश, मेरी एक बात याद रखना,
इंसान मेहनत करके ही सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन लालच हमेशा जुर्म के रास्ते पर ही लेकर जाता है। जाओ कहाँ और जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करो। सुरेश को पछतावा था। वो वहां से ठेला लेकर चले गया और महेश लोगों की मनपसंद पानी पूरी बेचने लगा। एक गांव में एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी, जिसका नाम सोहन लाल था। उसका एक बेटा था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में उधर इधर मंडराते रहता था। एक बार और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सरिता, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से, बड़ा आया शादी करने वाला। फिर उतना बोलकर सरिता गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी सोहन लाल का दोस्त वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सरिता तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हवा बाहों से कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सरिता के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले में वीरान में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होती है। चल मेरे दोस्त, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सरिता कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है। मैं तो इसी से ही शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वो अपने घर की ओर चल देता है। माँ, मेरी अब शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करा दो ना। हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है पूरा दिन घूमते रहता है और मुफ्त के रोटियां तोड़ते रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को अपनी लड़की कौन देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहेंगा। किसी दिन मैं घर छोड़कर ही चले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रहने ही दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है कि ये सब आप अपने साथ ऊपर लेकर जाओगे। भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सरिता बहुत पसंद है। तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सरिता के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन सोहन लाल की माँ सरिता के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब लोग हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे लड़के से हो रही है। बस तुम सरिता की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो आपस अपने घर के ओर चल देती है। अगले दिन सरिता और सोहन लाल की शादी हो जाती है। सोहन लाल और सरिता रात होने पर अपने कमरे में सो रहे होते। फिर सरिता उड़ती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल के ओर चल पड़ती है। सोहन लाल के दोस्त को सरिता के ऊपर पहले से ही शक होता है, इसीलिए वो उस पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात को कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना पड़ेगा। फिर सुनील सरिता का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सरिता के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सरिता चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। सुनील की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्द शक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी की अभी ये सब बात जाके सोहन लाल को बता देना चाहिए। फिर वो सीधा भागता हुआ सोहन लाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है, सोहन भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो।
अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा ये बताओ कि सरिता घर पर है? इतने में सरिता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सुनील भैया, इतनी रात में कैसे आना हुआ? सुनील सरिता को घर पर देखकर हक्का फक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता चलो। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सुनील दुम दबा के भाग जाता है। अजी क्या हुआ, ये आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो तुम अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। फिर सुबह होने पर सेठानी गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि सरिता अभी तक सो रही होती है। ए बहुरानी, अभी तक सो रही है क्या? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से घर का सारा काम तुझे ही करना है। फिर सटाने की जोर जोर से चिल्लाने की वजह से सरिता नींद खो जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, तुझे मैं अभी बताती हूँ। फिर सरिता गुस्से में बाहर आती है। ए बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद ही खराब कर दी। अरे दैया, अरे उसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बुला रही है। ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़िया बोलेगी? चुपचाप घर का सारा काम निपटा दे। तेरे माँ बाप वैसे भी दहेज में फूटी काड़ी भी नहीं दिए है। मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली, जो करना है कर लो। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? रुक तुझे अभी बताती हूँ। अरे मर गए रे, ये क्या हो गया? ए तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के अभी छोड़ दे। बापू, अबू ओ बाबू, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सुलूक कर रही है। देख जल्दी आ, मुझे इससे बचा, नहीं तो ये मेरे सारे बाल लोच डालेगी। फिर अपनी माँ की चीख पुकार सुनकर दौड़ा दौड़ा कमरे से निकलकर वहाँ पहुँच जाता है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। ए सरिता, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सुलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सरिता छोड़ देती है, सीधा अपने कमरे में चले जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने तो बस इसे थोड़ा घर का काम करने को कहा था और उसने तो मेरी धुलाई कर दी। फिर संतोष परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ से उसका दोस्त सुनील होता है। क्या हुआ बाबू भाई, इतना परेशान क्यों हो? घर में पता चल गया क्या तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर यार सुनील, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आज सुबह सुबह तो सरिता ने तो हद ही कर दी। उसने माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी की। भाई मैंने तो पहले ही कहा था, सरिता कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। अरे एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे, उसकी असलियत वो आईने में दिख जाएगी। फिर वो दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। रात होने पर संतोष सरिता के लिए फूलों का गजरा लेकर घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या ले आया हूँ। सरिता वहाँ आती है और गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा अपने बालों पर लगाकर शीशे के सामने ठहर जाती है। तभी उसके पीछे पीछे संतोष लाल भी पहुँच जाता है। सरिता अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत उसमें दिखाई देती है। संतोष लाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, किस मुसीबत में फंस गया, ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया, मैं आज रात को तेरी ही बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली, अपनी जान बचा के भागो। सुनील भाई मुझे बचाओ, मेरी बीवी तो चुड़ैल निकली, तुम तो सही कहते थे, हाय मर गए रे। फिर वो भागता भागता अपने दोस्त सुनील के घर पहुंच जाता है। सुनील भाई जल्दी से दरवाजा बंद कर दो, तुम सही कहते थे, सरिता तो चुड़ैल है, मैंने तो उसकी असलियत आईने में देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अजी मुझे लगता है आपका ये दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। तुम्हें अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी दूर दूर से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने लगती है। वे सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया, लगता है इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। सुनील भाई गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। बाबू भाई, भाभी तो चुड़ैल बनकर
अपने दरवाजे पर खड़ी हुई है। अब क्या करे? मैं तो कहती हूँ इस संतोष लाल को उठाकर बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में यहाँ आई। बहुत शौक पड़ा था ना इस सुंदर स्त्री से शादी करने का, अब भुगतने दियो इसे। संतोष लाल अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। चलो चलो चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी साथ में लेकर मरूंगा। अरे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अजी आप ही कुछ कीजिए ना। बाबू भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी है। अगर ये चुड़ैल इस घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम इस घर से निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों को जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस आफत से तो जान तो छूटी। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। पवित्रा, तुम अंदर बच्चों के पास चले जाओ। मैं अपने दोस्त को यूं अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। अजी आप पागल हो गए क्या? वो चुड़ैल एक ही बार में आपकी जान ले लेगी। आप उसकी वजह से खुद को क्यों मौत की मुंह में ढकर रहे हैं? अगर मैंने आज मेरे दोस्त का साथ नहीं दिया, ये दुनिया कभी भी किसी की दोस्ती पर एतबार नहीं करेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। चलो बाबू भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सुनील भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। तुमने सही कहा, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जिसके सामने ये चुड़ैल पल भर भी रुक नहीं पाएगी। तभी सुनील भागकर घर में बने मंदिर की ओर जाता है। ये महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके हमारे साथ चलिए महाबली। चलो भाई, इस चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वाह वाह, हम दो नहीं है चुड़ैल, हम तीन है। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति राम भगवान की जय, पवन सूत्र हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे महाबली, ही सर्वशक्तिमान, मुझे क्षमा कर दो। मैं आज के बाद किसी व्यक्ति को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही पलों में चुड़ैल जलकर खाक हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर हमेशा की तरह अच्छाई की जीत होती है।